So team, be attentive now. Let's start. Today we are taking up Shri Criticare Insurance. I don't know whether you have the idea or not, but a health insurance in our country, two kind of policies are prevailing. One of them is indemnity-based policies, and the second one is benefit-based policies. Both are absolutely different policies, absolutely different. In the sense, the coverage provided in the indemnity-based policies is on the basis of reimbursement. Means whatever cost has been incurred on the treatment for the sickness or disease caused during the policy period, that cost will be reimbursed after policy deductibles. This is called indemnity-based policy. But on the contrary, the benefit-based policy is absolutely different. There, neither the bills are required, nor the cost limit has to do anything. In benefit-based policies, if there is any sickness or disease prescribed under the policy during the policy period, in that case, if the insured is complying with the policy conditions, he or the insured family members are entitled for the total sum insured limit without any kind of deduction. So you can understand. Oh, sorry, मैं आपकी टीम तो हिंदी में बिछाएगी ना? English is okay, or some people want Hindi also? Sir, mix sir, Hindi also. Okay, okay, I will take care. तो असल में क्या होता है कि इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट और बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट मार्केट में पैरेलल चलते हैं. पैरेलल इसलिए चलते हैं कि दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स की हर व्यक्ति को रिक्वायरमेंट रहती है, और ये रिक्वायरमेंट इसलिए हो जाती है कि कोई नहीं जानता कि कब किसको क्या हो जाए और कितना खर्चा हो जाए. क्योंकि आजकल अपने कंट्री में ट्रीटमेंट तो सारे अवेलेबल हैं, किसी भी क्रिटिकल इलनेस का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट इट्स अ मैटर ऑफ कॉस्ट. उसका खर्चा कितना आएगा अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ डिजीज, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इन दोनों पॉलिसियों में आज जो हम पॉलिसी ले रहे हैं वो है बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. देखिए पॉलिसी क्या है और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाउ. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So the name of the policy is Shri Criticare Insurance. It's all about survival. क्योंकि क्रिटिकल इंश्योरेंस, क्रिटिकल डिजीज तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन उसका सर्वाइवल जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उनमें से पहली चीज़ है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए अगर कॉस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, तो ट्रीटमेंट होना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अब ये हमारे हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की वो पॉलिसी है जिस पर कि 80D का बेनिफिट भी अवेलेबल है. हेल्थ के सभी पॉलिसीज पर, हर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज पर 80D का बेनिफिट अवेलेबल होता है, लाइक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. अब आपको समझना ये है कि क्रिटिकल इलनेस क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है
क्या इसके की फीचर्स हैं, क्या इसकी कंडीशंस हैं, कौन कौन से डिजीज़ कवर्ड हैं, कौन कौन से एक्सक्लूडेड हैं, क्लेम प्रोसेस क्या रहेगा, अंडरराइटिंग गाइडलाइन क्या रहेगी, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, ये सभी एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और सभी का आना भी ज़रूरी है, यानी कि समझ होनी चाहिए सबकी। अब नॉर्मली हम क्रिटिकल इलनेस उसको कहते हैं जो कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जो कि हमारी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड है और सीरियस नेचर की है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक की जरूरत पड़ जाती है। कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऐसी होती है जिनको कि इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सभी क्रिटिकल इलनेसेस हैं और ये बड़ी तेजी से बढ़ भी रही है बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। इनमें से काफ़ी कुछ तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। तो क्रिटिकल इलनेस का इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी फैमिली पर? मान लिया किसी ने पॉलिसी ली, उसने अपनी फैमिली में कुछ मेंबर्स को कवर कराया और उनमें से किसी को भी कोई हमारी पॉलिसी में प्रेस्क्राइब्ड क्रिटिकल इलनेस में से कोई एक हो गई, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो सारी की सारी फैमिली मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली ट्रबल में आ जाएगी। मानसिक रूप से घर के सब परेशान हो जाएंगे, फिजिकली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और फाइनेंशियली तो होनी ही होनी। और समस्या ये भी है कि ये जो ट्रीटमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा, जिसमें कि फिजियोथेरेपी भी हो सकती है, रिहेबिलिटेशन भी हो सकता है, फुल टाइम नर्सिंग केयर की भी जरूरत पड़ सकती है, घर में स्ट्रक्चरल चेंजेस कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। इन हर चीज के लिए कॉस्ट चाहिए। और उस पीरियड में अगर बाई चांस जिसको हुआ है वही फैमिली मेंबर अर्निंग मेंबर है तो स्ट्रेस और भी डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम हो जाता है, क्योंकि इनकम होने के चांसेस तो बंद हो गए और खर्चा बेहिसाब शुरू हो गया, जिसका फैमिली पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा और यहां तक कि लॉस ऑफ जॉब भी हो सकता है। अब इंडिया में जहां पर कि बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इतनी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि लोग आसपास के कंट्री से इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रिमेंडस फाइनेंशियल बर्डन तो होगा ना, क्योंकि हर चीज़ के लिए कॉस्ट लगेगी, ट्रीटमेंट की भी, अटेंडेंट की भी, जितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा उनकी, मेडिसिन की भी, टेस्ट की भी, हर चीज़ की ट्रीटमेंट कॉस्ट है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में क्रिटिकल इलनेसेस की हायर सर्वाइवल रेट है, यानी बच जाते हैं लोग, ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन फाइनेंस पर ह्यूज इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, कार्डियोलॉजी की, अब एंजियोप्लास्टी ही 19 ये जो का 1.9 लाख से 4.12 लाख तक की होती है। डॉक्टर ने अगर बाईपास सर्जरी कर दी तो वो 2 लाख से 6 लाख तक की होती है। कॉन्जेनियल हार्ट डिफेक्ट हो गया तो वो भी 2 लाख से 6 लाख के बीच में होता है। कहीं गलती से हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट कराना है तो वो भी 4 से 7 लाख तक का होता है। तो ये इतनी आसान नहीं है, इनको कोई भी आदमी अपने पॉकेट से बियर करे तो फैमिली सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और बाई चांस कोई बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए, जैसे हार्ट का ही ट्रांसप्लांट करना है, तो उसकी कॉस्ट 15 से 25 लाख तक की हो सकती है। लीवर का करना है तो और भी महंगा काम है, 25 से 35 तक की हो सकती है। किडनी की
ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट तो 3 लाख है, लेकिन किडनी मिलना 14-15 लाख का खेल है। अगर कोई घर का आदमी डोनेट कर दे तब तो अच्छा है, वरना किडनी कौन डोनेट करता है। लंग ट्रांसप्लांट करना 14 लाख से 16-17 लाख के बीच में जाता है। और आजकल जो एक डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है वो है कैंसर। बाई चांस किसी को कैंसर हो जाता है तो केमियोथेरेपी जो कि रूटीन में करानी पड़ती है उसी की कॉस्ट 63,000 से 2 लाख तक की आती है। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी कॉस्ट 2 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, जो 3.5 से 6.5 लाख का होता है। किसी एक्सीडेंटल केस में किसी को न्यूरो सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, तो 12 से 15 लाख का खेल है। पेरिफेरल नर्व सर्जरी है, 2.5 से 4 लाख का खेल है। ये कहकर के मैं आपको डरा नहीं रहा, मेरी इंटेंशन आपको कुछ जैसे नहीं है कि आप घबराएं जी सुन करके। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एवरेज एक्सपेंसेस इंडिया में इतनी क्रिटिकल इलनेसेस की इतनी कॉस्ट है। अब इतनी कॉस्ट किसी के भी लिए जेब से बियर करने वाली पोजीशन, खास तौर से मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप देखें हायर क्लास में तो इंडिया का 20% सेगमेंट भी नहीं होगा, बाकी 80% लोअर और मिडिल और हायर मिडिल इसी क्लासिफिकेशन में आएगा। इन सभी के लिए ये कॉस्ट बियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी है हमारी श्री क्रिटिकल इंश्योरेंस, ये क्रिटिकल इलनेस कवर करती है और बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। यानी कि इसमें कोई रियम्बर्समेंट वाला चक्कर नहीं है, बिल लेने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी के डिडक्टिबल्स अप्लाई नहीं होंगे, पॉलिसी लमसम अमाउंट पे करेगी। और वो लमसम अमाउंट क्या होगा? पॉलिसी का सम इंश्योर्ड। लेकिन ये कब होगा? जब इंश्योर्ड या उसका कोई भी कवर्ड फैमिली मेंबर पॉलिसी पीरियड में पॉलिसी में डिफाइंड किसी भी एक क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोज्ड होता है तो पॉलिसी में कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें इसके कुछ फीचर्स को समझिए। ये तो मान लिया कि ये बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी में 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है और केवल एक ही हमारा एडवांस प्लान इसमें कवर्ड है। ये 22 क्रिटिकल इलनेस कवर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की और स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसियों में किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, इस तरीके से क्रिटिकल इलनेसेस कवर होती है। 22 क्रिटिकल इलनेसेस में ऑलमोस्ट सारी मेजर क्रिटिकल इलनेसेस आ जाती हैं। इसमें लमसम वन टाइम बेनिफिट पे होगा, और ये जो लमसम बेनिफिट है ये वही है जो कि इंश्योर ने पॉलिसी लेते समय अपने लिए ऑप्ट किया है। यानी जो सम इंश्योर्ड लिमिट ऑप्ट की गई है वही पॉलिसी में लमसम बेनिफिट पेएबल है एट द टाइम ऑफ क्लेम। लेकिन इस क्लेम के साथ में एक कंडीशन है कि इंश्योर्ड को ये लमसम पेमेंट पे होता है तो लाइफ में एक ही बार पे होगा, चाहे उसको एक पॉलिसी में एक क्रिटिकल इलनेस हो या 2 हो, एक ही बार पे होगा और फिर वो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि सारा सम इंश्योर्ड पे हो जाता है। तो पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द लमसम पेमेंट एंड विल नॉट बी रिन्यूड फर्दर। उस पर्सन के लिए वो पर्सन उस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। इस पॉलिसी के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि हर केस में लागू होंगे। अब इस पॉलिसी में अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुई है तो जो लमसम पेमेंट होना है उसमें किसी भी तरीके की कोई सब लिमिट
कैपिंग या कंडीशन या कोई नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस या कोई कंपलसरी एक्सेस, इस तरीके का कोई भी डिडक्शन नहीं है। यानी जो सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया गया है वो पूरा की पूरा पे होगा। लेकिन डायग्नोसिस का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह भी है कि अगर इंश्योर्ड के पास कोई दूसरी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल आयुष्मान, चिरंजीवी, मेडिक्लेम, आरोग्य संजीवनी या कोई सुपर टॉपअप, तो उसका इस पॉलिसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इंश्योर्ड को राइट है कि वो उसी डिजीज का उस दूसरी पॉलिसी में भी क्लेम ले ले और इस पॉलिसी पर भी क्लेम ले ले। ये पॉसिबल है और इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी इन्फ्रिंज नहीं होता, क्योंकि दोनों पॉलिसी डिफरेंट काइंड की पॉलिसी है। एक इंडेमनिटी बेस्ड है, दूसरा बेनिफिट बेस्ड है। तो मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी भी और मैंने ये श्री क्रिटिकेयर भी ले ली और मुझे कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाती है जो कि पॉलिसी में क्लेम पेबल, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस आती है, तो मैं मेडिक्लेम में भी ले सकता हूँ अपना क्लेम और इसमें भी ले सकता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप दोनों जगह नहीं दोगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी, तो इन दैट केस क्या होगा कि आप एक जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए और हमारी पॉलिसी में डॉक्टर से सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपी भी काम कर जाएगी। इसमें एनुअल सेकेंड ईयर ऑप्शन कवर भी होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें एज लिमिट है, यानी कि किसको आप पॉलिसी देंगे उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है जो कि 45 ईयर्स है। आप किसी भी 46 ईयर्स के 47 ईयर्स के पर्सन को ये पॉलिसी नहीं दे सकते और इस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम पे किया जाएगा अदर देन द कैश, वो अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होगा। इस पॉलिसी के काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं जो कि मार्केट में और दूसरी कंपनियों की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी से कम्पीट करते हैं। और इस पॉलिसी में जो क्लेम पे किया जाएगा उसमें एक और फैसिलिटी है, जैसे सम इंश्योर्ड किसी ने इंश्योर ने ऑप्ट किया, वो क्लेम पे हो गया लमसम। अब ये जरूरी नहीं है कि उस अमाउंट का वो इंश्योर्ड अपने ट्रीटमेंट पे ही खर्च करे, चाहे वो कंट्री में हो या आउटसाइड कंट्री में हो या रिकवरी के लिए खर्च करे, वो किसी भी पर्पज के लिए यूज़ कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने तो एक बार क्लेम पे कर दिया और इंश्योर्ड को वो क्लेम अमाउंट मिल गया। अब वो क्या करता है इसको चेक करने के लिए तो बैठी नहीं इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बिल वगैरह तो चाहिए, उन्होंने तो जो इंश्योर्ड का एंटाइटलमेंट था वो पे कर दिया और बड़ा हैसल फ्री, यानी कोई झंझट नहीं है, क्लेम प्रोसेस बड़ा स्मूथ है। लेकिन पॉलिसी की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, दो, और उन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन है कि इनिशियल वेटिंग पीरियड होगा 90 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी पॉलिसी जिस दिन से ले रहे हैं उसके 90 डेज तक उस पॉलिसी में कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, 3 महीना ना कह करके उसे 90 डेज ही कहा जाए। लेकिन ये केवल फर्स्ट पॉलिसी पर होगा। अगर पॉलिसी रिन्यू होती है फिर कोई इसमें वेटिंग पीरियड नहीं होगा, फिर किसी भी साल में नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है सर्वाइवल पीरियड। सर्वाइवल पीरियड के मायने हैं कि अगर पॉलिसी में आज कोई इंश्योर्ड को कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गई तो उसके 30 डेज तक उसको सर्वाइव करना है। अगर 30 डेज से पहले उसकी डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। हालांकि ये ना तो इंश्योर के हाथ में है ना इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए रखी गई है कि कोई भी डिजीज एक दिन में डेवलप नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण चल रहा होता है उसके पहले से।
तो वो किस स्टेज पे डायग्नोज हुई है? क्या वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डायग्नोज कराई गई है या इनिशियली पता लग गया है, क्या है वो? तो वो सर्वाइवल पीरियड 30 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस कंप्लीट होना जरूरी है, और ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल केस देखिए कि एक इंश्योर को आपने पॉलिसी दी 1 जनवरी 2023 को, जो कि 31 दिसंबर 23 को एक्सपायर हो गई, या इसको 24 भी कह सकते हो। अब इसमें मान लिया इसको 15 जनवरी को डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है, स्पेसिफाइड सीवियरिटी का कैंसर है, यानी कि डिजीज डायग्नोस हुई 15 जनवरी को, पॉलिसी ली है 1 जनवरी को, तो 15 दिन में ही उसको डायग्नोस यानी चेकअप कराने में पता लगा कि उसको कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी है। और उसने डॉक्टर को कहा मेरे पास ये पॉलिसी है क्रिटिकल इलनेस की, मैं इस पर क्लेम फाइल कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा हाँ कीजिए। तो डॉक्टर के कहने पर जब उसने क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या रिप्लाई आया? क्या आएगा? द क्लेम इज रेपुटेटेड। हाँ बोलिए। सर वेटिंग पीरियड के अंदर क्लेम आया तो इसलिए रेपुटेट होगा सर। करेक्ट। द क्लेम इज रेपुटेटेड सिंस इंश्योर्ड was diagnosed on 15th day of the risk commencement, which is within 90 days of the waiting period. तो क्लेम खारिज होगी, क्योंकि उसको क्रिटिकल इलनेस भी हुई, उन्हीं 22 में से एक हुई, पॉलिसी पीरियड में भी हुई, और हो सकता है वो 30 डेज सर्वाइव भी कर जाए, लेकिन उसने पहली कंडीशन फुलफिल नहीं की जो कि 90 डेज के वेटिंग पीरियड की थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम खारिज कर दी। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि आपने किसी कस्टमर को एक पॉलिसी दी 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को जो एक्सपायर हो रही है, लेकिन उसने 15 अप्रैल को जब चेकअप कराया तो उसे पता लगा कि उसको ओपन चेस्ट CABG है, यानी उसके बाईपास सर्जरी होनी है, ब्लॉकेज। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में कवर्ड है, उसने क्लेम फाइल कर दिया। यह क्लेम विल बी पेबल सिंस इंश्योर्ड वाज डायग्नोज्ड ऑन 105th डे। 105th मतलब आफ्टर 90 डेज। अगर वो आफ्टर 90 डेज वेटिंग पीरियड एक्सपायर होने के बाद डायग्नोज हुआ है तो उसकी रिस्क कवर होगी। और उसमें कंडीशन दूसरी वाली लागू होनी चाहिए कि वो 15 अप्रैल से लेकर के और 30 दिन तक यानी कि 15 मई तक सर्वाइव करे तो उसे क्लेम पे हो जाएगा। यहां दोनों कंडीशंस कंप्लाई हो गई। अब इसमें कौन कौन सी 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं ये आप देखिए, और फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर आप इसको एक बार पढ़ भी लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई बार आपने किसी को पॉलिसी दिया और वो आपको अचानक आके बताए कि सर मेरे को परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्बो हो गया तो क्या मेरे को पॉलिसी में क्लेम मिलेगा। अब आप ये उसको कहते हैं करेंगे कि भाई मैं एक बार कंपनी से पूछ के बताऊंगा या डिपार्टमेंट से चेक करके बताता हूँ। इससे बेटर है कि एक बार आपको आइडिया हो जाए तो फिर आप इस पोजिशन में होते हैं कि आप बता सकें कि हाँ ये पॉलिसी में क्लेम, ये क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, आपको उसका क्लेम मिलेगा, बाकी दोनों कंडीशंस आप पूरी करेंगे तो आपका क्लेम पेबल। अभी क्या है 22 क्रिटिकल इलनेसेस जो कि पॉलिसी में कवर्ड है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओपन चेस्ट CABG, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व,
एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी इडियोपैथिक pulmonary hypertension, kidney failure requiring regular dialysis, major organ transplant, end stage liver failure, loss of limbs, blindness, deafness, end stage lung failure, third degree burn, cancer of specified severity, bone marrow transplant, stroke resulting in permanent symptoms, permanent paralysis of limbs, multiple sclerosis with persisting symptoms, major head trauma, benign brain tumor, loss of speech, motor neuron disease with permanent symptoms, and coma of specified severity. तो ये 22 के 22 क्रिटिकल इलनेसेस इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा से अगर इंश्योर्ड या उसका फैमिली मेंबर सफ़र कर रहा है पॉलिसी पीरियड में तो उसको क्लेम मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं पॉलिसी की, जैसा कि पहला एक्सक्लूजन है जो कि हर जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब क्या होता है कि बीमारी तो पहले से ही आप उसका क्लेम लेने के लिए बीमा करा रहे हैं। इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है? उस अनसर्टेन रिस्क का जो कि मे और मे नॉट हैपन। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए तो बीमा कौन करेगा? तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को सभी इंश्योरेंस कंपनियां अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर देती हैं या कोई बहुत लंबा वेटिंग पीरियड रख देती हैं। जैसे हमारी पॉलिसी में 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। 48 मंथ का मतलब जानते हैं आप? 4 साल का। यानी आज अगर किसी को लंग्स की या हार्ट की या कोई कैंसर की बीमारी है तो उसको 48 महीने तक वो रिस्क कवर नहीं होगी, उसके बाद कवर हो जाएगी। इसी तरीके से इंटेंशनली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, अपने आप कोई इंजरी हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या मेंटल नर्वस डिसऑर्डर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एड्स हो, HIV हो, ये कुछ स्पेसिफाइड डिजीज हैं जो कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में कवर नहीं होती है। या फैमिली में कोई ऐसा इस तरीके का ऑलरेडी मेंबर हो जिसको ये हो रही हो। अब ये जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं इनमें 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड सभी में जरूरी है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो क्लेम की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इंटीमेट करना है विदिन 48 आवर्स कि हमको ये डिजीज डायग्नोज हुई है और इसका ये ट्रीटमेंट है। ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दे सकते हैं, मोबाइल ऐप पे दे सकते हैं, ईमेल पे दे सकते हैं, टोल फ्री पे दे सकते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इंटीमेशन दे दी गई। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फॉर्म में सप्लाई कर देगी, उसको विद KYC डॉक्यूमेंट भर देना और केवल 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जिनसे पता लगेगा कि पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है, कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। पॉजिटिव एक अच्छा वर्ड है जिसको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन मेडिकल साइंस में किसी भी डिजीज का पॉजिटिव होना खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब है कि वो बीमारी आपके शरीर में है। अभी आपने जैसे कोरोना टाइम में देखा कि कोरोना टेस्ट कराया, पता लगा टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कोरोना है। तो यह पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मीन्स बीमारी है। फिर उसका डायग्नोसिस क्या लिखा है डॉक्टर ने? दूसरा, ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द डायग्नोसिस, एटियोलॉजी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। दूसरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिसमें कि क्या बीमारी है, क्या उसकी दवाई है, किस तरीके से उसका कितना टाइम लगेगा और क्या ट्रीटमेंट चलेगा। बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो कि हॉस्पिटल में, हर एक हॉस्पिटल में बनते हैं बीमारी डायग्नोस होने पर। और ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन से ही ट्रीटमेंट हो, घर पे भी हो सकता है ट्रीटमेंट।
कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकते हैं, जैसे पर्सन को पैरालिसिस है, वो जा ही नहीं सकता, तो उसका ट्रीटमेंट घर पे ही हो। जब ट्रीटमेंट हो जाए और ओरिजिनल डिस्चार्ज समझ मिल जाए हॉस्पिटल से, तो क्लेम पेपर फाइल कर सकते हैं विदिन 15 days ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द नियरेस्ट ऑफिस। तो मेनली 2 डॉक्यूमेंट ही हुए बस, पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंफर्मिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट। अब इसमें अंडरराइटिंग गाइडलाइंस ये है कि पॉलिसी केवल 5 साल से 45 साल तक के पर्सन के लिए दी जाएगी। पॉलिसी कोई भी पर्सन जो ले रहा है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। रिस्क कवरेज भले ही 5 साल वाले का हो, 8 साल वाले का हो, 10 साल वाले का हो, लेकिन लेने वाला तो 18 साल का होना चाहिए जिसके नाम से पॉलिसी शुरू की, क्योंकि बच्चे के नाम से तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। सम इंश्योर के 5 ऑप्शन हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अगर आपके पास कोई बड़ा प्रपोजल आता है तो 10 लाख तक का कंसिडर भी किया जा सकता है और इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से प्रीमियम रेट भी ले लेगी, डबल कर देगी। पॉलिसी दी जाएगी 45 ईयर्स तक के पर्सन के लिए, बट इट कैन बी रिन्यूड अप टू 70 ईयर्स। आज मैं 44 साल का हूँ और मैंने पॉलिसी ले ली तो मैं इसको अपनी 70 साल तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर मेरी अभी कोई एडवर्स मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो मुझे पॉलिसी आसानी से मिल जाएगी। और अगर कुछ एडवर्स मेडिकल हिस्ट्री है तो कंपनी ने टेली IMER से टाई अप किया हुआ है, वो हर एक प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करेंगे। और अगर इनको कोई डॉक्यूमेंट की जैसे पास्ट हिस्ट्री की ज़रूरत है या कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो वो आपसे कह सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है तो प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये पेपर्स की स्क्रूटनी करेंगे और यही प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और भी है कि प्री पॉलिसी चेकअप में भी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल हिस्ट्री, एज एंड सम इंश्योर्ड एट द कंपनी स्पेसिफाइड सेंटर एट योर ओन कॉस्ट। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल हिस्ट्री है, कोई बीमारी है, तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा सकती है जो आप अपनी कॉस्ट पर सबमिट करेंगे। अब पॉलिसी का प्रीमियम कैसे निकलेगा, देखिए ये बड़ा सिंपल तरीका है। हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा एज बैंड के हिसाब से लिया जाता है। तो एज बैंड बनाए गए 5 to 17, 18 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40 and 41 to 45, 5 to 45 तक के। प्रीमियम की 5 कैटेगरियाँ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब हमारे कोई पर्सन 20 साल का है, उसको 5 लाख की पॉलिसी चाहिए, तो उसका प्रीमियम 2050 प्लस GST। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा, क्योंकि हायर इज द एज हायर इज द हेल्थ प्रीमियम, लोअर इज द एज लोअर इज द हेल्थ प्रीमियम। कोई 15 साल का अगर ये ले रहा है 5 लाख की पॉलिसी तो उसका प्रीमियम और भी कम है 19 साल से। 1 लाख के ले रहा तो केवल 388 पे मिल जाएगी प्लस GST। तो प्रीमियम कैलकुलेशन आपको कुछ करना नहीं है, बड़ा सिंप्लीफाइड है, आपको केवल इसमें से उठाना है, क्योंकि चार्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। पॉलिसी को 2-3 कंडीशन में टर्मिनेट भी किया जा सकता है, जैसे इंश्योर की डेथ ही हो गई या पेमेंट फुल पे हो गया तो पॉलिसी टर्मिनेट हो गई या पॉलिसी एक्सपायर हो गई। अब कंपनी ने कुछ खास अरेंजमेंट किए हुए हैं, जैसे अंडरराइटिंग या मेडिकल रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कंसर्न पर्सन का, जैसे डॉक्टर परनादन का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है। QMS और पॉलिसी इश्यूएंस से रिलेटेड स्टेशनरी वाला दिया हुआ है। प्रोडक्ट ट्रेडिंग और कोई IT इशू है तो उसके लिए डिफरेंट पर्सन है। टेली MER या मेडिकल एवोल्यूशन रिपोर्ट
उसके लिए डॉक्टर अलग है। मेडिकल क्वेरीज एंड चेन्नई रीजन क्वेरी है, उनके लिए चेन्नई के पर्सन नॉमिनेट किए हुए हैं जो उनकी लैंग्वेज में समझा सकें। इतनी सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई। अब जब आप ये पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो कोई भी कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि साहब आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को हम क्यों लें, ऐसी क्या खास बात है सर। आपको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा कस्टमर को, और ये बताना भी पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी में लमसम अमाउंट मिलेगा डायग्नोसिस पर, आपसे किसी तरीके को कोई हॉस्पिटलाइजेशन बिल नहीं लिया जाएगा, आपको ट्रीटमेंट में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि पूरा सम इंश्योर्ड आपको पे हो जाएगा। तो किसी भी क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो जरूरी है। और ज़्यादातर हेल्थ पॉलिसियों में बहुत सारे पॉलिसी डिडक्टिबल्स होते हैं, जैसे कि कुछ टॉनिक्स के पैसे नहीं मिलते, इक्विपमेंट्स के पैसे नहीं मिलते, अटेंडेंट्स के पैसे नहीं मिलते, डाइट्स वगैरह के पैसे नहीं मिलते। तो ये सब तरीके के डिडक्शंस इसमें नहीं है। यहाँ तो जितने का आपने सम इंश्योर्ड अडॉप्ट किया वो पूरा का पूरा मिलेगा। और आपका अगर ट्रीटमेंट का एक्सपेंसिव भी है तो उससे आपका हेल्प हो जाएगी। प्लस अफोर्डेबल प्रीमियम है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जितना भी प्रीमियम पे करेंगे उसमें आपको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। तो प्रीमियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। पॉलिसी में सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं कि 90 डेज का वेटिंग पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन, जो कि रिन्यूअल्स पर लागू नहीं है। 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस। उस पीरियड में इंश्योर का सर्वाइव करना कंटिन्यू जरूरी है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो इंश्योर को जितने का उसने 1 लाख का या 5 लाख का जो भी सम इंश्योर लिया है उसमें विदाउट डिडक्टिंग इवन ए सिंगल रुपी पूरा क्लेम पे कर दिया जाएगा। यह है आपका श्री क्रिटिकेयर इंश्योरेंस। खास बात इसमें यह भी है कि कोई इन 22 क्रिटिकल डिजीजेज में से ही एक या एक से ज़्यादा हो भले उसका क्लेम मिलेगा। अब इसमें वैरायटी इसलिए रखी गई है कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डिजीज होती है, कैंसर से रिलेटेड डिजीज होती है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती हैं, और ये सब बहुत ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल हैं, एक्सपेंसिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, और इसके लिए जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इन सबसे फाइट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ उस शहर की अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर पर्सन उस शहर से तो बिलोंग करता नहीं। कुछ लोग ऐसी जगहों से भी होते हैं जहाँ पर के बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, तो उनके लिए थोड़ा और एडिशनल बर्डन बढ़ जाता है। बाकी तो स्ट्रेस तो सबको रहता ही है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल ये सर्टिफाई करते हैं कि अगर आपको 90 डेज का वेटिंग पीरियड कंफर्म हो गया है, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो भी डायग्नोसिस हुआ है उसमें कोई भी क्रिटिकल इलनेस निकली है 22 में से, उसका पैसा मिलेगा, बशर्ते कि इंश्योर 30 डेज सर्वाइव कर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्री क्रिटिकेयर इंश्योरेंस। अब आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?